हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का वन शॉट, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। दिस इज़ फॉर सेमेस्टर 8। तो अगर आप सेमेस्टर 8 में हो या फिर 4th या फिर 6th, आपके पास ये सब्जेक्ट है, आप इसका सिलेबस चेक करना और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। अगर ये सिलेबस आपका है तो आप ये देख सकते हो। ये स्पेसिफिकली फॉर सेमेस्टर 8 के लिए है एंड कोर्सेज BCom, BBA एंड BMS के लिए। तो हम लोग पहले सिलेबस चेक करते हैं क्या सिलेबस हमारा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना ताकि सब कुछ समझ आए ईजली। और ये वन शॉट रहेगा, इसके अंदर सब कुछ कवर है, एवरीथिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसके नोट्स चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको देखना है। उसके अंदर सारे स्टेप्स मैंने मेंशन किए हैं कि कैसे नोट्स लेने हैं। तो आपको जो रिप्लाई है वो विदिन 1-2 मिनट्स मिल जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हम मेल नहीं कर सकते, नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पहला लेसन है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। दूसरा लेसन है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तीसरा लेसन है यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपेंशन। फोर्थ लेसन है इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो हमारे टोटल 4 लेसन्स है, 4 यूनिट्स है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। और इनको कवर करेंगे। हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। यहाँ पे ये 4 के 4 यूनिट्स कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इन सिंपल टर्म्स, ऑल्सो डिस्कस बेसिक मीनिंग, इंपॉर्टेंस इन टुडे बिजनेस ग्लोबल वर्ल्ड। वाई डू कंपनीज गो फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन एंड मेन रीज़न एक्सप्लेन करने। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, उसका मेन मीनिंग, इम्पोर्टेंस, और क्यों डोमेस्टिक से लोग इंटरनेशनली शिफ्ट हो रहे हैं, उसके मेन रीजंस। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मीन्स ए कंपनी when a company sell its product or services in more than one country and tries to satisfy customers in different countries according to their needs। जब कोई कंट्री स्टार्ट करती है सेल करना अपना प्रोडक्ट इन मोर देन वन कंट्री, वो सिर्फ जैसे कि कोई भी अमेजोन है, जैसे कि सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो चाइना और सब कंट्रीज़ में भी है, ठीक है। तो वो मोर देन वन कंट्री में है, तो वो सेटिस्फाई करती है कस्टमर्स की डिफरेंट कंट्रीज़ की अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उनकी नीड क्या है उसके हिसाब से वो काम करती है। तो ये होता है इंटरनेशनल लेवल पे गुड्स की परचेज और सेल करना, इंटरनेशनल मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, अगर आप डेफिनेशन कोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट का प्लान करते हैं कि क्या प्रोडक्ट रहेगा, फिर उसका प्राइस डिसाइड करते हैं, देन उसको प्रमोट करते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस द कस्टमर्स। और फिर यहाँ पे नेशनल बॉर्डर्स के साथ करते हैं, जैसे इंडिया का चाइना के साथ, चाइना का अमेरिका के साथ, ऐसे ग्लोबल जो कस्टमर्स हैं उनको, उनकी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। सिंपल शब्दों में कहें तो इट इज़ लाइक ए कंपनी स्टार्टिंग इन न्यू वन कंट्री एंड देन स्लोली सेलिंग इन अनदर कंट्री। जैसे आपने इंडिया के अंदर आपकी कंपनी स्टार्ट की, धीरे धीरे आपने उसका एक्सपेंशन करा और आप चाइना, अमेरिका, जर्मनी यहाँ पे भी सामान भेजने लगे। तो ये हो गया क्या, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। अब देखो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ग्लोबल वर्ल्ड में। पहला, हेल्प करता है बिजनेस ग्रोथ में। इंटरनेशनल मार्केटिंग हेल्प करती है बिजनेस कंपनी ग्रो बियॉन्ड देयर होम कंट्री, मतलब इंडिया में तो ग्रो हो रहा है, उसके बाहर ये दूसरी कंट्रीज़ में भी ग्रो करे, इसमें भी हेल्प करता है। व्हेन ए कंपनी सेल इन मैनी कंट्री, जब एक कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में सामान बेचती है, इट्स जो कस्टमर है वो इंक्रीज होंगे और बिजनेस बड़ा बनेगा, बिकॉज उसको प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल, ए क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग ओनली इन इंडिया अर्न लेस देन ब्रांड सेलिंग इन इंडिया, UAE, USA टुगेदर। मतलब एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में सामान बेच रही है तो वो कम कमा रही होगी, रेदर देन एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना जो सामान है वो हर एक कंट्री में पहुंचा रही है, तो वो ज़्यादा कमा रही होगी ऑफकोर्स, क्योंकि उनके कस्टमर्स ज़्यादा है, उनका बेस ज़्यादा है। तो ये है, हेल्प करता है बिजनेस ग्रोथ में। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे है मोर कंट्रीज़ मीन मोर कस्टमर। जितना ज़्यादा कंट्रीज़ होंगी उनकी पॉपुलेशन आपका कस्टमर बनेगी। अगर ज़्यादा कस्टमर होंगे तो आप ज़्यादा सामान बेच पाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपनी अर्न कर पाती है डिफरेंट करेंसीज। आपको US से डॉलर मिलेगा, जर्मनी की करेंसी मिलेगी, वहाँ की करेंसी मिलेगी, सो डिफरेंट करेंसी मिलेगी। तो डिपेंड करता है उनके मार्केट पे।
अगर सेल्स स्लो है एक कंट्री में तो आप दूसरी कंट्री में सामान बेच सकते हो, तो आप अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको बैलेंस करके चल सकते हो। फिर है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंपटीशन। इंटरनेशनल जब मार्केट में आप जाते हो तो आप ग्लोबल जो कंपनीज़ हैं उनकी क्वालिटी देखते हो और उसके हिसाब से अपनी क्वालिटी को अच्छा बनाने की ट्राई करते हो। जैसे स्मार्टफोन्स बिकम बेटर बिकॉज कंपनीज ग्लोबली compete कर रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। फोर्थ है बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंपनीज के पास ज़्यादा रॉ मटेरियल है, लेबर ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो वो उनका अच्छे से यूज़ कर पाती है। ये कॉस्ट भी रिड्यूस करता है और उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, कम टाइम में अच्छा काम करने की, वो भी इंक्रीज़ करता है। एक्सचेंज ऑफ कल्चरल एंड आइडियाज़। एक जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम अपनी कल्चर शेयर करते हैं, उन लोगों से लाइफस्टाइल शेयर करते हैं, बिजनेस आइडियाज़ बिटवीन कंट्रीज शेयर होता है, तो प्रोडक्ट्स भी अडेप्ट करते हैं लोकल कल्चर को। अब है हम डोमेस्टिक बिजनेस से क्यों शिफ्ट होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है। घर पे जो कर रहे थे वो ठीक है, हम हमारी होम कंट्री इंडिया में बेच रहे थे सब कुछ, दैट्स गुड। अब हमने शिफ्ट कर दिया कि हम दूसरी कंट्रीज़ में भी सामान बेचेंगे, तो हम लोग क्यों शिफ्ट करते हैं, हमें ये देखना है। पहला लिमिटेड ग्रोथ है डोमेस्टिक बिजनेस में। इंडिया के अंदर कम कस्टमर्स आपको मिलेंगे, आपको बाहर से और अच्छे अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे। तो देखो व्हेन होम मार्केट बिकम सेचुरेटेड, मतलब होम मार्केट तो पहले से ऑक्यूपाइड है। ऐसे यहाँ पे जियो की कंपनी फुल ऑक्यूपाइड कर रखे सारे कस्टमर्स को, तो यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। तो कंपनीज मूव टू अदर कंट्रीज़ एंड न्यू कस्टमर्स के लिए कंपनीज़ को मूव करना पड़ता है अनदर कंपनीज़ में। इंक्रीज इन प्रॉफिट और रेवेन्यू। इंटरनेशनल मार्केट आपको नए नए कस्टमर्स देगा, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा कस्टमर होंगे तो सेल्स ज़्यादा होगी, एंड अगर सेल्स ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाके बिजनेस करते हो तो आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होते हैं। सर्वाइवल इन कंपटीशन। आज के ज़माने में देखें तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, ग्लोबल लेवल पे है, वो लोकल लेवल पे नहीं है। अगर कंपनी डोमेस्टिकली भी स्टे करना चाहती है तो उसको जो ग्लोबल कंपटीटर है उनसे मीट करना होगा। बिकॉज आज हमारे यहाँ पे जैसे एप्पल का आईफोन है, अगर हम नहीं चाहते इसको परचेज़ करना, हम दूसरी कंट्री ने और अच्छा आईफोन लेके आएगी और अच्छा डिफरेंट फ़ोन लेके आ गई, तो हम उसको परचेज़ करेंगे। तो इनको ग्लोबल लेवल पे भी compete करना होता है। ग्लोबल ब्रांड इंडिया के अंदर आ गई तो लोकल कंपनीज हैं वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रिसोर्सेज। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जो इनकी लेबर सस्ती होती है, रॉ मटेरियल सस्ता होता है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, जिससे अगर कॉस्ट कम आएगी आपकी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट कम आ रही है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ब्रांड इमेज एंड ग्लोबल रिकग्नाइजेशन। कंपनी वांट टू बिकम इंटरनेशनल ब्रांड। कंपनी चाहती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांड बने, एंड ग्लोबल जो प्रेजेंस होती है वो ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट को इंक्रीज करती है। जैसे कंपनी सेलिंग इन मैनी कंट्रीज, तो वो रिलायबल ज़्यादा मानी जाएगी, क्योंकि एक कंट्री में तो धोखा कर सकती है, दूसरी में तो नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ट्रेड एंड अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारी कंपनी कंट्रीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं एक्सपोर्ट को और इंटरनेशनल ट्रेड को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, पॉलिसीज़ हैं जिससे कंपनीज एक्सपेंड कर पा रहे हैं ग्लोबली। तो ये 6 पॉइंट्स है जो कि हमें लिखने हैं अगर हमसे पूछा जाए कि हम क्यों डोमेस्टिक बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हैं। सो ये 6 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपेंशन। इसके स्टेजेस बताने, ऑल्सो बताना है टाइप ऑफ एमएनसी। अब मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनके टाइप बताने हैं, एंड रोल ऑफ एक्सपर्टी एंड यहाँ पे इन है ये, और PATRIATES, ठीक है, इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये डिस्कस करना है, हम लोग 1 बाय 1 में बताऊंगी क्या है इनका मतलब। इंटरनेशनल एक्सपेंशन मीन्स व्हेन ए कंपनी स्टार्ट इट्स बिजनेस इन अनदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम इट्स होम कंट्री। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपकी खुद की कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री में, ठीक है। आप अपनी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। देखो व्हेन ए कंपनी स्टार्ट, जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, इट्स बिजनेस, अपना बिजनेस शुरू करते हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स होम कंट्री। हमारी होम कंट्री इंडिया, तो हम इंडिया के अंदर नहीं शुरू करते, हम लंदन के अंदर शुरू करते हैं। तो क्या होता है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस फॉरेन मार्केट के अंदर इंक्रीज होती है, वो प्रोडक्ट्स बेचती है, ऑफिसेज बनाती है, एंड प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। इन सिंपल शब्दों में कहें तो एक कंपनी गोइंग स्टेप बाय स्टेप लोकल मार्केट से नेशनल, नेशनल से ग्लोबल मार्केट, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, मतलब बढ़ाना किसी भी चीज़ को। क्लोथिंग ब्रांड है, पहले इंडिया में बेचती थी, उसके बाद UAE में ओपन हुई, देन यूरोप में। तो ये क्या है, ये है एक्सपेंशन।
स्टेजेस क्या होते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन में? पहला डोमेस्टिक स्टेज, इस स्टेज में कंपनी वर्क करती है उसकी होम कंट्री में, ठीक है, फोकस करती है लोकल कस्टमर्स पे और लोकल कंपटीशन पे। जैसे स्मॉल इंडियन जो कंपनी है सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट्स विद इन इंडिया, ठीक है। डोमेस्टिक स्टेज मतलब, डोमेस्टिक मतलब होता है घर, तो आप अपने घर पे सारी चीज़ें करते हो। घर का मतलब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपकी होम कंट्री, मीन्स आप किस कंट्री में रहते हो। लेट्स से इंडिया में है तो इंडिया की ये आपकी होम कंट्री, यहाँ पे आप सामान बेचोगे, खरीदोगे, सब कुछ यहाँ पे करोगे डोमेस्टिक स्टेज में। नाउ द नेक्स्ट स्टेज आता है एक्सपोर्ट स्टेज। यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करती है सेलिंग करना अपने प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज़ में। अब अपने इंडिया से अपने प्रोडक्ट्स यूएसए के अंदर बेचने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कोई डायरेक्ट वहाँ पे आपकी कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप सिर्फ गुड्स भेज रहे हो, आपकी वहाँ पे कोई भी कंपनी वगैरह नहीं है। फिर इंटरनेशनल स्टेज आता है, यहाँ पे कंपनी स्मॉल ऑपरेशंस करती है फॉरेन कंट्री में, जैसे कि सेल्स ऑफिस बना दिया आपने, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया दूसरी कंपनी में, आपका ऑफिस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑफिस बना दिया अपना। उसके बाद है मल्टीनेशनल स्टेज, तो कंपनी स्टार्ट डूइंग बिजनेस इन मैनी कंट्री। अब आप सिर्फ यूएसए में थे, अब आप कनाडा, रशिया, इटली वगैरह सब कंट्रीज़ में चले गए, ठीक है। तो जैसे फास्ट फूड कंपनीज अलग अलग मेन्यू को चेंज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। देन आता है आपका ग्लोबल स्टेज, यहाँ पे कंट्री जो कंपनी है वो ट्रीट करती है होल वर्ल्ड को सिर्फ एक मार्केट के अकॉर्डिंग, और वो ग्लोबली काम करती है, वो कंट्री वाइज नहीं देखती। वो जितनी 120+ कंट्री है तो वो सब में डील करती है, ठीक है। ये है ग्लोबल स्टेज। तो यहाँ पे 4 स्टेज है। पहला है डोमेस्टिक, सिर्फ अपने घर पे रहो पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरी घर पे जाओ, मतलब दूसरी कंट्री में जाओ, फिर उस पर रहो मत, उस घर में अपना घर मत बनाओ, कमरा मत बनाओ, मतलब ये कह सकते हैं। फिर तीसरे स्टेज में इंटरनेशनल में आप अपना कमरा बना सकते हो, इट मीन्स आप अनदर कंपनी में ऑफिस बना सकते हो। देन मल्टीनेशनल स्टेज में आप अपने पड़ोसी के नहीं, और भी 2-3 लोग हैं अपने फ्रेंड्स, उनके भी घर जा सकते हो यहाँ पे। ग्लोबल स्टेज में आप सबके घर को अपना घर ही मानते हो, ठीक है। ये हो गया। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? इज ए बिजनेस दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन वन कंट्री, ब्रांचेज और सब्सिडरीज इन अनदर कंट्री। देखो, मल्टीनेशनल कंपनी आपकी एक मेन कंपनी है, जैसे कि अमेजोन मान लेते हैं कंपनी है, तो इसका लेट्स से मुझे रियल में तो नहीं पता इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लेकिन हम मान लेते हैं इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो अब इंडिया के अंदर तो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर एक ही कंट्री में रहेगा, लेकिन जो इसकी ब्रांचेज हैं वो यूएसए के अंदर भी हैं, और यहाँ पे हमारे ब्राज़ील के अंदर भी है, रसिया के अंदर भी है, हर एक कंट्री के अंदर इसकी ब्रांच है। तो ये होता है मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी। सिंपल शब्दों में कहें तो इफ़ ए कंपनी दैट लिव्स इन मैनी कंट्री एट सेम टाइम, अगर एक कंपनी जैसे अमेजोन अपनी सर्विसेज यूएसए में भी, लंदन में भी, हर जगह प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है, ठीक है। अब जैसे कोको कोला, सैमसंग, यूनिलीवर, ये सारी क्या है? एमएनसीज हैं। अब कितनी टाइप की एमएनसी होती हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो मल्टी डोमेस्टिक एमएनसी, ग्लोबल एमएनसी और ट्रांसनेशनल एमएनसी, तो ये डिफरेंट टाइप की एमएनसी होती है। तो देखो कौन कौन सी क्या है। मल्टी डोमेस्टिक एमएनसी, दीज कंपनीज ट्रीट ईच कंट्री एज ए सेपरेट मार्केट। मल्टी डोमेस्टिक मतलब हर एक कंट्री सेपरेट मार्केट है। इंडिया के अंदर आपको अलग स्ट्रेटजी लेके चलनी होगी, यूएसए के अंदर अलग स्ट्रेटजी, अलग प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। तो ये क्या करती है? हर एक कंट्री को एक सेपरेट मार्केट बना के चलती है, ठीक है। फूड कंपनीज हैं वो अपनी नीड्स चेंज करती हैं डिफरेंट, क्योंकि वहाँ के लोगों का, इस कंट्री के लोगों का टेस्ट अलग है, वहाँ का अलग है। तो ये होती है मल्टी डोमेस्टिक कंपनी। ग्लोबल कंपनी ये एक मार्केट मानती है, ग्लोबल मार्केटिंग मानती है, जैसे सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांड इमेज हर जगह, जैसे एप्पल, नाइक वगैरह का। ये तो टेस्ट पे नहीं हो सकता। ट्रांसनेशनल कंपनी, ये कंपनी मिक्स करती है ग्लोबल एफिशिएंसी को लोकल नीड्स के साथ, जैसे नेस्ले है यूज़ करता है ग्लोबल ब्रांड को लोकल प्रोडक्ट की वेराइटीज़ के साथ। तो ये होती है हमारी ट्रांसनेशनल कंपनीज, जो कि इन दोनों का मिक्सचर होती हैं। अब है ये एक्सपेट्स क्या होते हैं और इन पेट्स क्या होते हैं। तो आर द एम्प्लॉयज़ हु सेंट फ्रॉम देयर होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री फॉर वर्क, मतलब आप इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, होम कंट्री में आपको यूएसए में भेज दिया, तो ये क्या है? एक्सपेट्स। इंडिया मैनेजर सेंड कर दिया, कंपनी की जो ब्रांच यूएसए थी वहाँ पे उसका प्रमोशन कर दिया, फॉरेन ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, लोकल स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये होते हैं एक्सपेट्स, मतलब यहाँ से वहाँ भेज देना दूसरी कंट्री में। इन पेट्स यहाँ पे क्या होते हैं? फॉरेन कंट्रीज हु कम टू वर्क इन होम कंट्री,
वहाँ से यहाँ पे आना, फॉरेन कंट्री से घर पे आना, ठीक है। ए मैनेजर फ्रॉम यूके वर्किंग इन इंडिया हेडक्वार्टर, शेयरिंग फॉरेन मार्केट नॉलेज, इम्प्रूविंग ग्लोबल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करता है। तो जब आप फॉरेन मार्केट से यहाँ पे आते हो तो ये होता है इनपेक्ट्स, जाते हो तो एक्सपेक्ट्स, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन मैं प्रेफर करती हूँ आप खुद ही पढ़ो ताकि समझ आए। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट वाला करना है और डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जिसमें कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का? इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट मीन्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स आउटसाइड द कंपनी दैट अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब ये है जो भी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि आपने गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, आपका कल्चर, सोसाइटी, ये सब जो कि आपकी कंपनी को अफेक्ट करते हैं, अब उसके बिजनेस और ऑपरेशंस को, ये होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। सिंपल शब्दों में कहें तो इट इज़ आउटसाइड सिचुएशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो इनको हम नहीं संभाल सकते, कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते ये फैक्टर्स। इसके अंदर आते हैं कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, ये इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग इन जो इन्वायरमेंट होता है, एक कंपनी वर्क करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, हर एक कंट्री के कुछ डिफरेंट इन्वायरमेंट होती हैं, तो कंपनी को जो अपनी स्ट्रैटेजी होती है वो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेम प्रोडक्ट में नीड डिफरेंट प्राइस, टेस्ट, प्रमोशन, डिफरेंट कंट्रीज़। आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या पता उसका प्राइस वहाँ पे कम लगता हो, लेकिन यूएसए में बेच रहे हो वहाँ पे प्राइस ज़्यादा लगता हो। तो हर एक कंट्री का डिफरेंट टेस्ट, प्राइस और प्रमोशन का तरीका होता है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन और बिजनेस डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलूँ तो हम लोग पूछ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के फैक्टर्स। पहला है कल्चरल फैक्टर। कल्चर का मतलब होता है लैंग्वेज, रिलीजन, फूड हैबिट, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका रिलीजन, फूड हैबिट, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल लोगों की, ये इफ़ेक्ट डालती है कंपनी के ऊपर। ये फैक्टर्स हमें बताते हैं कैसे लोग सोचते हैं और क्या वो ख़रीदना चाहते हैं। तो कल्चरल एनवायरनमेंट हमें बताते हैं कि क्या लोग सोचते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर लोग स्पाइसी फूड को प्रेफर करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनको लेस स्पाइसी चाहिए या फिर कोई डिफरेंट टेस्ट होगा उनका, तो सब प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, जो उनके कल्चर पे डिपेंड करता है। दूसरा है सोशल फैक्टर। सोशल का मतलब होता है इनकम, एजुकेशन, फैमिली सिस्टम, लाइफस्टाइल, सोशल क्लास। अब बात करो इंडिया के अंदर तो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जॉइंट फैमिली में नहीं रहते वेस्टर्न कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं व्हाट पीपल नीड, लोगों को क्या ज़रूरत है, कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि रिच कंट्रीज़ हैं तो लग्जरी प्रोडक्ट चाहिए, कोई डेवलप कर रही हैं कंट्रीज़ तो बजट वाले प्रोडक्ट चाहिए। तो प्राइस और प्रोडक्ट को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी की एक्चुअली में क्या नीड है, तो हम लोग उसके नीड के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर है पॉलिटिकल की जब बात करें पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है। तो ये फैक्टर्स जिसके अंदर गवर्नमेंट रूल्स, पॉलिसीज़ और स्टेबिलिटी एंड लॉज इंक्लूड हैं, ये अफेक्ट करते हैं बिजनेस की एंट्री और ऑपरेशंस को कंट्री के अंदर। जैसे स्टेबल गवर्नमेंट है तो आपका बिजनेस आसान रहेगा, अनस्टेबल गवर्नमेंट है तो आपका बिजनेस रिस्की रहेगा। तो कंपनीज प्रेफर करती है स्टेबल कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। देन हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि आप पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हो, इनकम लेवल कितना है, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, एक्सचेंज रेट क्या है, आप डॉलर को एक्सचेंज करवाना चाहते हो उसका रेट क्या लग रहा है, बेरोज़गारी कितनी है, ग्रोथ रेट कितना है। तो ये सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये फैक्टर्स अफेक्ट करती है आपकी बाइंग पावर कस्टमर की। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदोगी, इनकम कम होगी तो आप सस्ते चीज़ें खरीदोगे। तो कंपनी अपने प्राइस किसके अकॉर्डिंग फिक्स करती है कि कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ में है, रिसेशन में है, बूम, डिप्रेशन, किस कंडीशन में, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट करेगी।
नेक्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरनेट, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन मेथड्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आते हैं। जैसे आपकी कंपनी आपके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी, जैसे कि अगर उसको प्रमोशन करना है तो आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते होगे आपकी कंट्री में तो वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन करेगी। इफ़ अगर नहीं करते होंगे सोशल मीडिया यूज़ तो उसको कोई अलग मेथड अडॉप्ट करना होगा। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी, ग्लोबल सेल्स इंक्रीज होती हैं, सोशल मीडिया में ग्लोबल प्रमोशन होता है। तो टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बिजनेस को ईजी और फास्ट बनाती है। नेक्स्ट फैक्टर है लीगल। लीगल मतलब कानून, लॉ बोलते हैं जिसको हम। तो आपका लॉ, टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स क्या हैं, प्रोडक्ट के रेगुलेशंस क्या है, ये आते हैं। कंपनी को सारे लॉ फॉलो करने पड़ते हैं हर एक कंट्री के। अगर कोई प्रोडक्ट बैन है किसी कंट्री में तो कंपनी उस प्रोडक्ट को वहाँ पे नहीं लेके जा सकती। कुछ कंट्री के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे। जैसे 50% टैरिफ लगा दिया था अमेरिका ने, अब तो वो रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन टैरिफ मतलब हम लोग वहाँ से कुछ चीज़ लेके आ रहे हैं या फिर भेज रहे हैं ना, तो उस पर टैक्स। सम प्रोडक्ट रिक्वायर सेफ्टी अप्रूवल, ISI के स्टैंडर्ड्स चाहिए, FSSAI के स्टैंडर्ड्स चाहिए उनको। लीगल रूल्स आपको फॉलो करने होंगे स्मूथ बिजनेस के लिए, ठीक है। अब आप अपना कंक्लूजन पढ़ो एंड नोट्स डाउनलोड कर लेना। ये वीडियो 2 बार देखना, उसके बाद नोट्स पढ़ना, समझ आ जाएगा एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्ज़ाम। और आके ज़रूर बताना कैसा एग्ज़ाम हुआ, कैसा क्या रहा। बिकॉज आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको पता चलेगा कि कैसे पढ़ाती हैं मैं एक्चुअली। ठीक है भाई, चलो। नाउ है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर का इम्पैक्ट क्या है। अब हमने फैक्टर्स देखे अलग अलग, तो उसमें जो कल्चरल फैक्टर है उसका इम्पैक्ट क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। हमें डिस्कस करना है पावर, डिस्टेंस, जेंडर वाइज फेस्टिवल्स और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर कस्टमर के डिफरेंट कंट्रीज़ में। कल्चरल फैक्टर मतलब वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन ए कंट्री, कैसे लोग जी रहे हैं एक कंट्री के अंदर, उनकी लैंग्वेज, उनका रिलीजन, ट्रेडिशन, वैल्यू, हैबिट्स, बिलीफ, ये सब कैसी हैं, क्या है। ये हमें अफेक्ट करती है कि क्या लोग सोचेंगे हमारे बारे में, क्या उनको पसंद है और क्या वो बाय करेंगे मार्केट के अंदर। तो ये हमें चीज़ बताती है कल्चरल फैक्टर। इंटरनेशनल मार्केटिंग कल्चरल वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेम प्रोडक्ट वर्क करता है डिफरेंटली डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो इम्पैक्ट क्या होता है, कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं कस्टमर के बाइंग डिसीजन पे कि ये चीज़ वो खरीदेगा या नहीं। फूड, क्लोथिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर ऑफ ईच कंट्री। जैसे हमारे यहाँ पे साड़ी चलती है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं चलती, वहाँ पे वेस्टर्न क्लोथ्स चलते हैं, तो वहाँ पे आप साड़ी नहीं बेच सकते क्योंकि वो खरीदेंगे नहीं। पावर डिस्टेंस क्या होता है, मीन्स हाउ पीपल इन ए सोसाइटी एक्सेप्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इट शोज़ हाउ मच पीपल रिस्पेक्ट अथॉरिटी एंड हायरार्की। मतलब कितने लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं अथॉरिटी को और हायरार्की को। जैसे हाई पावर डिस्टेंस से कंट्रीज़ को तो आपको अथॉरिटी फॉलो करनी होगी, मतलब रूल्स रेगुलेशंस, कितने लोग हैं जो कि इसको एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ऐसी कंट्री है जहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस रिस्पेक्ट किए जाते हैं, उनको फॉलो किए जाते हैं, तो वो क्या है, उसका पावर जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाई है, तो वहाँ पे आपको भी फॉलो करना होगा, ठीक है। और लो पावर डिस्टेंस है तो मतलब लोग, पीपल आर मोर इक्वल और ओपन, मतलब लोग फॉलो नहीं करते, एक दूसरे के बराबर हैं, वहाँ पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है तू मुझसे बड़ा है छोटा है। तो इम्पैक्ट क्या होता है इसका मार्केटिंग पे। अगर आपका पावर डिस्टेंस हाई है तो आपको एडवर्टाइजमेंट में शो करना होगा फिगर्स, लीडर्स, एक्सपर्टीज़ को। अगर लो पावर डिस्टेंस है तो आपको इक्वलिटी, फ्रेंडली कम्युनिकेशन वगैरह शो करनी होगी। इंडिया के अंदर पीपल रिस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, लो पावर डिस्टेंस, और यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रेफर करते हैं इक्वल और कैजुअल कम्युनिकेशन। उसके बाद है जेंडर बाइज। जेंडर बाइज मतलब प्रेफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। जब आप रोल्स देखते हो सोसाइटी में कि ये काम तो लड़कियां नहीं कर सकती, ये काम लड़के ही कर सकते हैं, तो ये जेंडर वाइज होता है। कुछ कंट्रीज़ में जेंडर रोल ट्रेडिशनल होता है, कुछ में इक्वल माना जाता है गर्ल्स एंड बॉयज़ को। तो इम्पैक्ट क्या है इसका मार्केटिंग में, कंपनी डिज़ाइन करेंगे प्रोडक्ट्स एड्स बेस्ड ऑन जेंडर एक्सपेक्टेशन कि जेंडर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मॉडर्न सोसाइटी में ब्रांड स्लोली जेंडर इक्वलिटी बन रही है जो कि एडवर्टाइजमेंट कर रही है जेंडर इक्वलिटी पे। ब्यूटी प्रोडक्ट्स टारगेट किया जाते हैं वुमेंस को एंड लेकिन आज देखें तो ये मेंस के लिए भी बन रहे हैं, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है, दोनों के लिए सोचा जा रहा है, ब्यूटी की उनको भी ज़रूरत है एक्चुअली। अब आता है फेस्टिवल्स।
तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट होती है हर एक कंट्री में। तो कोई सी कंट्री कोई और फेस्टिवल बनाती है, कई सबके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। यहाँ पे लोग मनी स्पेंड करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, क्योंकि उनको हैप्पीनेस चाहिए, ट्रेडिशन है वो, उनका सोशल कस्टम है। जैसे आप दीपावली बनाते हो, होली बनाते हो, दशहरा ये सब बनाते हो। यहाँ पे इंडिया में तो आप बहुत सारा मतलब दीपावली के दिन तो बहुत सारा पैसा वगैरह खर्च होता है। तो यहाँ पे हम खर्च करते हैं बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। तो कंपनी लॉन्च करती है स्पेशल ऑफर्स उस टाइम पे, आपको बोनस दे दिए, ये सब गिफ्ट, क्लोथ्स, फूड, इलेक्ट्रॉनिक ये सब इंक्रीज कर देती है। इंडिया के अंदर दिवाली में सेल्स स्वीट्स की, क्लोथ्स की और जो भी बिजली से चलने वाला सामान है उसकी इंक्रीज होती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्रिसमस के दिन ये सब चीज़ें होती हैं। तो फेस्टिवल्स आपकी सेल्स बढ़ाती है कंपनीज़ की। उसके बाद है कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग डिसीजन। कल्चर इफेक्ट करता है आपके कस्टमर क्या सोचेंगे और कौन से प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहेंगे। तो पीपल प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट्स को जो कि उनके कल्चर और वैल्यू से मैच कर रहे हैं। लैंग्वेज में जो आपकी ऐड निकलवा रहे हो उसमें लैंग्वेज कैसी यूज़ हो रही है, क्या उनको समझ आ रही है या नहीं। रिलीजन बिलीफ, ये आप किस रिलीजन पे फोकस करके उसको करवा रहे हो। आपका फूड, लाइफस्टाइल, चॉइसेस, क्लोथिंग वगैरह किस टाइप का है, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड रहती है, मिडल ईस्ट में हलाल प्रोडक्ट्स प्रेफर किए जाते हैं, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन है। देखो एग्जाम में कंक्लूजन ज़रूर लिखना, चाहे क्वेश्चन की 2-3 जो आंसर है उसकी 2-3 लाइन बीच में से ठाकर लिख देना, लेकिन कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, राइट ए डिटेल शॉर्ट नोट ऑन PESTEL एनालिसिस एंड फैक्टर्स। क्या है इसके, ऑल्सो डिस्कस करना है पोर्टर्स डायमंड मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कैसे ये अंडरस्टैंड करता है कंपटीशन कैसा है। तो इसका एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, जिसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्री को बिफोर एंटरिंग इन मार्केट। मतलब हम एक कंपनी खोलनी है कनाडा के अंदर, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हम वहाँ की स्टडी करेंगे कि कैसा वहाँ का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। ये हमें हेल्प करता है समझने में। डिफरेंट देखते हैं इसको। देखो पेस्टल यहाँ पे जो था इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल, L फॉर लीगल। तो ये आपने इन्वायरमेंट जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड इन्वायरमेंट के फैक्टर्स देखे थे वही हैं। ये ट्रिक है एक्चुअली, अगर आप इनको ऐसे याद करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, लाइन वाइज याद रहेंगे आपको, ठीक है। तो अभी देखो इन फैक्टर्स को देखते हुए वैसे हमने देख लिया, मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगी अब जल्दी जल्दी बिकॉज हमने देख लिया। सो लेट्स सी पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, इन्फ्लेशन, टैक्स रूल्स, ट्रेड रेगुलेशंस, जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे डिसीजन को। अगर गवर्नमेंट की हमने कोई डिसीजन लिया और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उनको मीट नहीं कर पा रहा तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा। ये फैक्टर डिसाइड करती है कि क्या कहीं पे बिजनेस करना आसान रहेगा या डिफ़िकल्ट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ टाइटली होंगी, रिस्ट्रिक्टेड होंगी तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, अगर अच्छी होंगी तो वहाँ पे रिस्क ही नहीं जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहाँ पे इनकम, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट देखा जाता है। आपकी इनकम देखी जाती है कंट्री की। अगर इनकम ज़्यादा है तो आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदोगे, इनकम कम है तो आप अफोर्डेबल या फिर बजट वाली चीज़ें खरीदोगे। आपकी लाइफस्टाइल, कल्चर, एजुकेशन, पॉपुलेशन, वैल्यू ऑफ द पीपल कैसी है, ठीक है। यंग पॉपुलेशन है तो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स खरीदोगे, जेनजी वाले। पॉपुलेशन ओल्डर है तो जो ड्यूरेबल, जब लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें खरीदोगे। इंटरनेट, मोबाइल यूसेज, प्रोडक्शन मेथड, डिजिटल सिस्टम, अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं, अच्छी नहीं है तो नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट फैक्टर, क्लाइमेट, वेदर, पॉपुलेशन, रूल्स, स्टेबिलिटी। यहाँ पे पैकेजिंग, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, पोल्यूशन ज़्यादा वगैरह है तो इको फ्रेंडली चीज़ें हमने फॉलो करनी चाहिए डेवलप्ड कंट्री के लिए। लीगल, यहाँ पे लॉ, रूल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रेगुलेशंस, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स वगैरह। आपकी कंपनी लीगल रूल्स को फॉलो करना होगा जिस भी कंट्री में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे। इम्पोर्टेंस क्या है इस एनालिसिस का, इससे हमें फॉरेन मार्केट का इन्वायरमेंट क्या है वो समझ आता है। रिस्क कम होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, बेटर बिजनेस डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि हमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, पॉलिसी सब पता होते हैं। प्लानिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब पोर्टर्स डायमंड मॉडल क्या होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि मैकल पोर्टर ने दिया था टू एक्सप्लेन वाई सम कंट्रीज आर मोर कम्पिटिटिव इन सम इंडस्ट्रीज।
कि क्यों कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं। ये शो करता है कि नेशनल एडवांटेज क्रिएट होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एलिमेंट्स क्या आते हैं, तो फैक्टर कंडीशन पहला एलिमेंट था, जिसके अंदर ये डिपेंड करता है वहाँ की लेबर, लैंड, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। कई कंपनीज होती हैं जहाँ पे लेबर अच्छी है, स्किल्ड लेबर है, तो वो एडवांटेज करती है आईटी सेक्टर में। कैपिटल अच्छी है, वहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो ये डिमांड कंडीशन। इट रेफर्स टू डिमांड ऑफ लोकल इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जो लोकल लोग रह रहे हैं उनकी डिमांड क्या है। अगर हाई क्वालिटी के डिमांड है तो कंपनी भी हाई क्वालिटी की चीज़ें बनेगी, जिससे कंपनी बेटर रहेगी मार्केट में। तीसरा है रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़। ये बताते हैं कि क्या सप्लायर्स और जो इंडस्ट्रीज़ दूसरी हैं वो सपोर्ट करेंगी इस इंडस्ट्री को या फिर बदला लेंगी, मतलब कंपटीशन की भावना से देखेंगी। स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट करती है फैशन ब्रांड को, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी कैसे क्रिएट हुई, मैनेज हुई और कैसे compete करती है मार्केट में। हाई कंपटीशन होगा डोमेस्टिक मार्केट में तो वो आपकी जो ग्लोबल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस डायमंड मॉडल का, हेल्प करता है समझने में कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसी क्या है, मतलब आपकी कंपनी है जो कंट्री उसके अंदर कितना कंपटीशन है। दूसरा यहाँ पे हेल्प करता है कि बेस्ट कंट्री क्या रहेगी इन्वेस्टमेंट करने में। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, कोई बिजनेस खोल रहे हो, तो आपको ये पता चलता है कि आप किस कंट्री के अंदर खोलना प्रेफर करोगे। एक्सप्लेन करता है अगर आप ग्लोबल कंपटीशन में आपकी सक्सेस हो सकती है नहीं। आपका सिलेक्शन जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो यूज़फुल होता है, तो उसमें भी ये हमें बताता है कैसे क्या रहेगा। ये आपका कंक्लूजन ही हमें हेल्प करता है समझने में। फिर दोनों टूल्स इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन लेने में और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स बताने इसके और कैसे ये अफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को ग्लोबल और बिजनेस ऑपरेशंस में। तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि रेस्ट्रिक्ट करती है, कंट्रोल करती है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉरेन कंपटीशन से। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो कि आपको कंट्रोल करते हैं कि वो गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी है तो यहाँ पे कुछ रूल्स गवर्नमेंट बनाती है कि बाहर की जो कंपनी आ रही है वो डोमेस्टिक जो यहाँ पे खुद की कंपनी है उनको इफेक्ट ना डालें, ठीक है। सिंपल शब्दों में कहें तो कोई कंपनी ट्राई करती है कि प्रोटेक्ट करना खुद का, कोई भी कंट्री है वो ट्राई करती है कि जो लोकल कंपनी है हमारे यहाँ की जो कंपनी है वो बची रहें और फॉरेन जो प्रोडक्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव रहें। जैसे बाहर से जो कंपनी आ रही है उन पर टैक्स आपने बढ़ा दिया तो कम आएंगे, गुड्स कम आएंगे, तो कम आएंगे तो आपकी जो है वहाँ पे वहीं बिकेंगे। तो अब पॉलिसीज जैसे टैरिफ, यहाँ पे टैक्स इम्पोज कर देते हो, आप टैक्स लगा देते हो तो इससे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बन गया और एक्सपेंसिव हो गया तो आप खरीदोगे नहीं, ठीक है। क्वाटाज यहाँ पे क्या होता है, लिमिट कर देते हो क्वांटिटी पे कि आप इतनी क्वांटिटी तक ही, आप 10,000 तक ही लेके आ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लेके आ सकते। तो ये रिड्यूस करता है फॉरेन प्रोडक्ट्स की अमाउंट अपने मार्केट के अंदर। सब्सिडीज़, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हो गवर्नमेंट के द्वारा अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो और वो बेटर परफॉर्म कर पाए मार्केट के अंदर। इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, वो वहाँ से जो चीज़ें आप लेके आ रहे हो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस, लाइसेंस वगैरह चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए अच्छे अच्छे, तो ये डिफ़िकल्ट होता है फॉरेन कंपनीज़ को, ताकि वो एंटर नहीं कर पाती मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आपके स्पेशल अप्रूवल चाहिए आपके फूड और मेडिसिन्स इंपोर्ट करने के लिए। उसके बाद है एम्बेर्गो, तो इसका मतलब होता है आप कंप्लीट बैन लगा देते हो ट्रेड और पर्टिकुलर कंट्री के साथ। जैसे आप बैन लगा दिया कि आप इससे अब गुड्स नहीं लेके आओगे, कोई कंट्री ए है उसने स्टॉप कर दिया इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम कंट्री बी, तो ये एम्बेर्गो होता है। इम्पैक्ट क्या होता है अब इन पॉलिसीज़ का इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस पे। पहला ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का, ये हेल्प करती है लोकल कंपनीज़ को सर्वाइव करने में अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, ठीक है। इनकी सेल्स ज़्यादा होती है, अगर आपको पता है सेल्स बढ़ेंगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके बाद है इंक्रीज़ करता है प्राइस फॉर कस्टमर्स। यहाँ पे क्या होता है आप गुड्स जो आ रहे हैं वहाँ से बाहर से, उन पे आप क्या कर रहे हो, टैक्स ज़्यादा लगा रहे हो। अब टैक्स ज़्यादा लगा रहे हो तो टैक्स और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी, तो आपको प्राइस ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है रिड्यूस करता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपने बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो इससे ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ कम हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इन ग्लोबल जो कंपटीशन की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कम हो जाएंगी।
अफेक्ट करता है ग्लोबल कंपटीशन को, फॉरेन कंपनीज़ को डिफ़िकल्ट होना हो, ये हमारे जो बिज़नेस है उसमें एंटर नहीं कर पाती, इससे कंपटीशन कम रहता है। इनकरेज करता है लोकल प्रोडक्शन को, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इनसाइड द कंपनी जॉब भी क्रिएट होती हैं और गुड्स भी बनते रहते हैं। ये आपका कंक्लूजन है। देखो ये पढ़ाओ और फिर समझो इसको। और आप एक काम कर सकते हो, अगर आप घर पे ही देख रहे हो इस वीडियो को, तो सारे जो भी कंक्लूजन्स है सबको लिखो और एग्ज़ाम हॉल से 10-15 मिनट बाहर जब आप खड़े रहते हो ना, तब इनको कंक्लूजन्स को रीड आउट कर लो, तो याद रहेगा सब कुछ, ठीक है। और अगर मेट्रो में ही देख रहे हो तो भाई मेरी बात सुनो, अच्छे से पढ़ो, उसको समझो और बस पढ़ते जाओ, करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक्सप्लेन द CAG फ्रेमवर्क, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, ये मॉडल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन डिटेल। ऑल्सो डिस्कस करना है कैसे ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं एनालाइज करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन क्या है। तो यहाँ पे देखो CAGE फ्रेमवर्क एक टूल है जो कि डेवलप किया था किसने, पंकज ने, ठीक है। इसने डेवलप किया था एनालाइज करने के लिए डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज बिफोर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट। मतलब हमारे ये मार्केट है, इसके अंदर पहले कंट्री एंटर नहीं की है, उससे पहले मार्केट कैसा है ये एनालाइज करने के लिए। इट हेल्प कंपनी को हेल्प करता है कि कैसे, हाउ फार, हाउ डिफरेंट वन कंट्री एक दूसरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। C का मतलब है कल्चरल, A मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, G मतलब जियोग्राफिक, E मतलब इकोनॉमिक। तो ये है CAGE। उसके बाद है ये फैक्टर्स क्या हैं। कल्चरल मतलब वहाँ पे आपका डिफरेंस है लैंग्वेज, रिलीजन, वैल्यू, लाइफस्टाइल में दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो क्या पता एक प्रोडक्ट आपकी एक कंट्री में पॉपुलर हो लेकिन दूसरी कंट्री में वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा हो, बिकॉज आपका कल्चर वैसा नहीं है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे साड़ीज़ पॉपुलर हैं लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में नहीं एक्सेप्ट की जाती, बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ें कल्चरल नहीं है वहाँ पे। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, लॉज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, पॉलिटिकल सिस्टम। तो आपने स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते चीज़ों को, तो फॉरेन कंपनीज नहीं आएंगे। जियोग्राफिक डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस हो, लेट्स से टाइम जोन का, ट्रांसपोर्ट, जैसे यहाँ आपकी कंट्री है यहाँ पे दूर है वो, तो यहाँ पे आपको घूम के आना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट वगैरह लगती है, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी वहाँ पे। इकोनॉमिक डिस्टेंस, इनकम लेवल, परचेजिंग पावर, इकोनॉमिक, लग्जरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिच कंट्री में भेजे जाते हैं, लेकिन आपकी कंपनी की इनकम लो है कंट्री की, तो आप वहाँ पे नहीं बेचोगे। तो देखो ये हमें समझने में हेल्प करता है कि इंटरनेशनल मार्केट हम कहाँ पे करें, किसको सेलेक्ट करें। रिड्यूस करता है रिस्क कि फॉरेन एंट्री ना हो हमारे यहाँ पे, हेल्प करता है समझने में कंट्रीज़ के डिफरेंसेस, ग्लोबल जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव करता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ CAG, ठीक है। उसके बाद पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल क्या होता है, ये दिया था मिकेल पोर्टर ने, जो कि यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर। ये हेल्प करता है समझने में कि कितना स्ट्रॉन्ग और वीक कंपटीशन है मार्केट में। 5 फोर्सेस हैं। पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इन ट्रेड्स, ये करता है कि हाउ इजीली न्यू कंपनी एंटर इन टू द मार्केट, कि कैसे कितनी जल्दी नई कंपनी मार्केट में एंट्री कर रही। अगर एंट्री उनके मार्केट में आसान तरीके से हो रही है, ईजी तरीके से हो रही है, तो वहाँ पे आपका कंपटीशन बढ़ेगा। अगर वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लगे हुए हैं तो वहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये शो करता है कि कितनी पावर है जिससे प्राइजेस बढ़ रहे हैं, मतलब हाउ मच सप्लायर हैव टू, कितनी पावर चाहिए सप्लायर को जिससे उनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ें, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये शो करता है पावर कस्टमर्स की कितनी है जिससे डिमांड बढ़े और प्राइस कम हो, ठीक है। थ्रेट्स ऑफ सब्सिट्यूट, आप देखो सब्सिट्यूट क्या होता है, जैसे अगर टी है, टी के प्राइस बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, सब्सिट्यूट गुड्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर ये ख़त्म हो गया टी तो आप कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाओगे। तो इट रेफर्स टू अवेलेबल ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है। टी एंड कॉफ़ी सब्सिट्यूट हैं एक दूसरे के। इंडस्ट्री, यहाँ पे कंपटीशन बिटवीन एग्जिस्टिंग कंपनी, दो कंपनी है मार्केट में ए और बी, उनके बीच में कैसा कंपटीशन है ये देखा जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है 5 फोर्सेस मॉडल का। पहला तो ये समझने में हेल्प करता है कंपटीशन कैसा है, मार्केट में एंट्री आसान है, इजी है या फिर हार्ड है। अब हमारा है कि ये हेल्प करता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी में, प्राइस डिसाइड करने में, कि अगर आपकी वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस लो होंगी तो आप लो प्राइस डिसाइड करोगे। तो ये बिज़नेस प्लानिंग में भी आपकी हेल्प करता है स्ट्रेटजी बनाने में, ठीक है। अब यूज़ क्या है इस मॉडल का और 5 फोर्सेस क्या होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, इन दोनों का यूज़ क्या है। तो एक तो सेलेक्ट करते हैं राइट कंट्री की, कौन सी कंट्री में हमें बिज़नेस करना चाहिए एक्चुअल में, और ये एनालाइज करते हैं कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर, कंट्री के अंदर,
और इससे कम होता है अपना रिड्यूस रिस्क, और ग्लोबल जो डिसीजन वो अच्छे तरीके से ले पाते हैं। ठीक है ना, ये आपका कंक्लूजन आप पढ़ लो और लिख लेना इसको। नाउ व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन और कैसे कंपनीज अपने पोटेंशियल को राइज करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड करना टोटल मार्केट को स्मॉलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स में जिनके नीड्स, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। जैसे कि ये आपका पूरा बिजनेस है जिसके अंदर ये आपने ग्रुप्स कर दिए। ठीक है, यहाँ पे आपने मार्केट मोबाइल फ़ोन का अलग कर दिया, क्लोथ्स का अलग कर दिया, और सारे जैसे सेल्स मार्केटिंग अलग कर दी, हर एक को डिवाइड कर दिया अलग अलग उनके नीड्स के हिसाब से, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर नेचर के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ग्रुपिंग करना कस्टमर्स को सो दैट कंपनी अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंटली बेच पाए। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन कैसे होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कंट्री के डिफरेंट कस्टमर कल्चर, इनकम लेवल और प्रेफरेंस होती है। दैट्स वाई वी हैव टू डू मार्केट सेगमेंटेशन। कंपनीज़ को हम डिवाइड करते हैं ग्लोबल कस्टमर्स में और डिफरेंट सेगमेंट्स में, इसी की अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट करते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन का ब्रीफ आइडिया बताऊं तो जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर होता है। 4 टाइप से हम मार्केट को सेगमेंट कर पाते हैं। तो एक तो होता है जियोग्राफिक, दूसरा डेमोग्राफिक, तीसरा साइकोग्राफिक एंड फोर्थ बिहेवियर। ठीक है, ये इनके बेसिस है। जियोग्राफिक कंट्री, रीजन और क्लाइमेट के बेसिस पे होता है। डेमोग्राफिक आपकी एज, इनकम और जेंडर कैसा है उसके बेसिस पे। साइकोग्राफी आपकी लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी के बेसिस पे। बिहेवियर आपका यूसेज, लॉयल्टी, बाइंग पैटर्न, ये सब कैसा है उसके बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन फोकस करता है, डिवाइड करता है मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मेजरेबल फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन, आपकी एज वगैरह इनके बेसिस पे कॉमनली यूज़ किया जाता है ये मार्केटिंग में। मेन डेमोक्रेटिक फीचर्स क्या होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। पहला आपका एज, डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट नीड होती हैं। जैसे आप अब जेन जी हो, यंग पॉपुलेशन है तो आपकी जेन जी वाली नीड्स होंगी। ओल्ड पॉपुलेशन है तो उनको कंफर्ट वाले प्रोडक्ट्स चाहिए। इनकम लेवल पे, इनकम लेवल बताती है आपकी पावर क्या है खरीदने की। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप लग्जरी चीज़ें खरीदोगे, आपकी इनकम कम है तो आप अफोर्डेबल चीज़ें खरीदोगे। जेंडर बताते, अगर आप गर्ल हो तो आप ज़्यादा कॉस्मेटिक वाली चीज़ें खरीदोगे, और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स मैन खरीदेंगे। ठीक है, आज भी खरीदते हैं। एजुकेशन, ये आपकी अवेयरनेस कैसी है, प्रोडक्ट के कैसे समझ पा रही हो यह बताती है। ऑक्यूपेशन, आपकी लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट की नीड कैसी है, जैसे कि ऑफिस वर्कर को क्लोथ्स चाहिए अच्छे अच्छे फॉर्मल और लैपटॉप्स चाहिए, लेकिन घर पे जो काम करते हैं उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो कैसे कंपनी एसेस करती है मार्केट को, पोटेंशियल को फॉरेन मार्केट में। मार्केट पोटेंशियल का मतलब होता है हाउ मच डिमांड ए प्रोडक्ट कैन गेट इन फॉरेन कंट्री। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड फॉरेन कंट्री में कितनी हो सकती है, हाउ मच हो सकती है। ठीक है, कंपनी इसको पढ़ती है, एक बार एंटर कर देगी फिर नहीं पढ़ेगी। आपने ये दूसरी कंट्री यहाँ पे एंटर करने से पहले पढ़ लिया कि कितनी डिमांड हो सकती है। मार्केट पोटेंशियल को एसेस करने की क्या स्टेप्स है। सबसे पहले देखो डिमांड कितनी है। कंपनी चेक करती इफ़ पीपल नीड द प्रोडक्ट इन दैट कंट्री, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं। डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक्स इज़ वेरी हाई बिकॉज हॉट कंट्रीज़ में जहाँ पे गर्मी वगैरह ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनकी डिमांड हाई होती है। इनकम एंड परचेजिंग पावर, कंपनी स्टडी करती है वेदर पीपल कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट। अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको देखना होगा ऐसी कंट्री में वो प्रोडक्ट बेच सकते हो जहाँ पे इनकम हाई है, वहाँ के लोग उसको अफेक्ट कर पाएंगे। लेकिन आप ऐसी कंट्री में बेच रहे हो जहाँ पे इनकम कम है और लग्जरी प्रोडक्ट है तो कैसे खरीदेंगे वो लोग। नोट मार्केट साइज, चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर कैसे हैं, मतलब कितनी सेल्स हो सकती है। अगर सेल्स ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो विल चेक दैट एज वेल। ठीक है, तो हम लोग ये भी चेक करते हैं। कंपटीशन लेवल, तो कंपनी चेक करती हैं कितने कॉम्पिटिटर पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आपका शेयर कम होगा, शेयर कम होगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा, तो ये आप पहले ही चेक करके चलते हैं। लीगल इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी स्टडी करती है गवर्नमेंट के रूल्स, टैक्सेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है। ज़्यादा रूल्स होंगे तो उस पर मार्केट की डिमांड कम होगी तो इससे आपका प्रॉफिट ओवरऑल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इंटरनेशनल मार्केट। अब हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस कंट्री के अंदर बिजनेस करना है, कि व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, इनका आंसर कैसे करते हैं, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम रॉन्ग प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लें या फिर रॉन्ग टाइम सेलेक्ट कर लें। तो
इंटरनेशनल मार्केटिंग सिलेक्शन मीन्स चूजिंग द बेस्ट फॉरेन कंट्री। बेस्ट फॉरेन कंट्री को चूज़ करो और मार्केट जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो हम डिसाइड करते हैं कौन सी कंट्री राइट है अपने बिजनेस के लिए। कंपनीज एंटर नहीं करती सारी कंट्रीज़ में, पहले वो डिसाइड करती है, स्टडी करती है मार्केट्स को, उन कंट्रीज़ को, वहाँ की इनकम वगैरह कैसी है, सारे फैक्टर्स को, कल्चरल हो चाहे पॉलिटिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, सारे फैक्टर्स को स्टडी करती है एंड देन देखती है। ठीक है, प्रोसेस क्या है सेलेक्ट करने की इंटरनेशनल मार्केट्स में। पहली है मार्केट रिसर्च। कंपनी फर्स्ट कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कंट्री। आप पहले कलेक्ट करोगे इंफॉर्मेशन डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, उनकी डिमांड पढ़ोगे, कस्टमर का बिहेवियर, इनकम लेवल क्या है, कंपटीशन कितना है सॉरी, आप सब ये चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, स्मार्टफोन कंपनी चेक करती है कि डिमांड बढ़ रही है नहीं। उसके बाद यहाँ पे है मार्केट स्क्रीनिंग। आप रिसर्च करने के बाद कंपनी रिमूव कर सकते हैं अनसूटेबल मार्केट को, कि यहाँ पे ये कंट्री ए है, ये बी है, ये सी, यहाँ पे बी वाली तो सूट कर ही नहीं रही, किसी भी हाल में नहीं करे, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे डिमांड कम है, रिस्क ज़्यादा है, लॉज स्ट्रिक्ट हैं, ये सब। फिर आप मार्केट को इवेल्यूएट करो। कुछ कंट्रीज़ डीपली एनालाइज करती हैं। ठीक है, आप अब ए बच गई और सी बच गई, अब इनको ध्यान से डीपली देखोगे ए एंड सी को। ठीक है, उनके प्रॉफिट के पोटेंशियल वो देखोगे, कंपटीशन, बिजनेस एनवायरनमेंट सबको चेक करोगे डीपली। देन आप लोग फाइनल सिलेक्शन करोगे। कंपनी सेलेक्ट करेगी एक या एक से ज़्यादा बेस्ट मार्केट। एक कंपनी चूज़ कर सकते हैं यूएसए में जाना या फिर यूएई में जाना। ठीक है, कोई सी भी कंट्री में जाना चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है व्हाट, वेयर एंड वाई और हाउ। मार्केट एंट्री डिसीजन में ये कैसे रोल प्ले करते हैं। व्हाट मतलब व्हाट टू सेल, हमें क्या बेचना है, प्रोडक्ट का डिसीजन। कंपनी डिसाइड करती है वो विच प्रोडक्ट विल सेल इन फॉरेन मार्केट, मतलब हम दूसरी कंट्री में जब इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे तो हमें क्या बेचना है, क्या प्रोडक्ट बेचना है। दिस में चेंज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। ये प्रोडक्ट को बदल सकते हैं, वहाँ की नीड्स अलग है तो आपको प्रोडक्ट चेंज करना होगा। जैसे फूड के टेस्ट को आपको एडजस्ट करने को अकॉर्डिंग टू द नीड्स। इंडिया के अंदर आप स्पाइसीज फूड प्रेफर करोगे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, तो आपको ये डिसाइड करना होता है। वेयर टू एंटर, अब कंट्री सेलेक्ट करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी कंट्री में कहाँ एंटर करना है, कौन सी जगह बेस्ट है। डिमांड, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक कंडीशन को देख के। ठीक है, वाई टू एंटर, अब उनका मोटिवेशन क्या है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, जैसे अब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको मोटिवेशन है कि भाई मैं पास हो जाऊँ, कुछ लोगों का कुछ का है कि मेरे 9+ आ जाए, तो ये सब आपका मोटिवेशन है। ऐसे ही कंपनी का मोटिवेशन होता है ग्रोथ करना, प्रॉफिट, सर्वाइवल। हाउ टू एंटर, अब एंट्री मोड बहुत सारे हो सकते हैं, तो एंट्री मोड एक्सपोर्ट करना, वापस सामान भेजना, जॉइंट वेंचर करना, फ्रेंचाइज, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देना, तो ये सारे एंट्री मोड हैं। अब क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स है, पहली प्रॉब्लम है रॉन्ग प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। कई बार कंपनी क्या होती है, गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेती है फॉरेन मार्केट के लिए। अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल वन कंट्री, क्या पता ये प्रोडक्ट आप सोचते हो ये प्रोडक्ट यहाँ पे सक्सेसफुल है, ये दूसरी कंट्री में भी सक्सेसफुल होगा, नहीं, वहाँ का कल्चर डिफरेंस अलग है। रॉन्ग टाइमिंग, आप टाइम गलत सेलेक्ट कर दो, या तो बहुत ही जल्दी वहाँ पे घुस जा रहे हो उस कंट्री में, या फिर बहुत ही लेट। ठीक है, जिसकी वजह से फेलियर हो रहा है। रॉन्ग मार्केट अंडरस्टैंडिंग, आपको नॉलेज नहीं है कस्टमर की क्या नीड है, इसकी वजह से आपको फेलियर हो रहा है। हाई कंपटीशन, जब आप मार्केट में एंटर करते हो तो जहाँ पे कंपटीशन पहले से ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लीगल पॉलिटिकल इश्यूज, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बिजनेस ऑपरेशन में। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके आती हैं इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन के अंदर। उसके बाद ये आपका कंक्लूजन है। सो भाई, अभी तक अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हमारा पूरा 1 शॉट ख़त्म होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। तो भाई आराम से पढ़ के जाना, अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना, एंड ऑल द बेस्ट। अगर किसी और का 1 शॉट चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स किस सब्जेक्ट का चाहिए, एंड अपने व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी, नोट्स वगैरह सब मिलेंगे। ठीक है।